नाउ वी विल सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ सिंगली रेनफोर्स सेक्शन। सिंगली रेनफोर्स सेक्शन के कौन से प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे अभी हम, ठीक है। तो अभी हमने ऑलरेडी रेक्टेंगुलर सेक्शन आई थिंक सो अपने आरसीसी 1 में देखा है, ठीक है। तो ये है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर अ रेक्टेंगुलर बीम, ओके। अब ये स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ हमने कहां से निकाला है, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक बीम है लाइक दिस, ठीक है। ये इसके सपोर्ट्स है फॉर एग्जांपल लाइक दिस, इस पे यूडीएल है और इसके वजह से ये कुछ तो भी बेंड होगा, राइट, ऐसा कुछ तो भी बेंड होगा। यहाँ पे हमने एक सेक्शन लिया है और फिर ये डायग्राम्स ड्रॉ किए, ठीक है। कोई भी एक पार्ट पे हमने सेक्शन लिया है, फिर ये डायग्राम ड्रॉ किए। तो जब हम किसी भी चीज को बेंड करते हैं तो आपको पता है कि फॉर एग्जांपल देयर आर टू कंडीशंस, वन इज सैगिंग एंड हॉगिंग, यू माइट हैव सीन इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, राइट। सो दिस वन इज नोन एज सैगिंग एंड दिस वन इज नोन एज हॉगिंग। In case of sagging, tension is created at bottom and compression is created at top. Whereas in case of hogging, compression is at bottom and tension is at top. So this is case of sagging, right? So what will happen? Tension will be at bottom and compression will be at top. तो इसको कट करने के बाद जब हम देखेंगे तो हमारा सेक्शन जो है वो ऐसा दिखेगा, रेक्टेंगुलर बीम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये रबर है तो रबर को हमने ऐसा बेंड किया लाइक दिस, ठीक है। रबर को हमने ऐसा बेंड किया, ये बेंड करने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉम्प्रेशन आ रहा है। अगर इसको हम ऐसा बेंड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा टेंशन और यहाँ पे कॉम्प्रेशन। अभी हमारी केस कैसी है, ये केस है, और ये केस में अभी यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पे कॉम्प्रेशन है, और ये जो लाइन जा रही है यहाँ से सेंटर से, इसे हम कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। और इसको अगर हमने कट कर दिया और फिर बाद में देखा तो ऐसा रेक्टेंगुलर सेक्शन दिखेगा, जहां पे this is width of section, small d यानी क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ। वो कहां से कहां तक कंसीडर करते हैं हम, रेनफोर्समेंट के, यहाँ पे रेनफोर्समेंट है ना, रेनफोर्समेंट के सेंटर तक कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इफेक्टिव डेप्थ। व्हाट अबाउट ओवरऑल डेप्थ, यहां से लेके तो यहां तक जो रहेगा ये रहेगी हमारी ओवरऑल डेप्थ। और ये जो हैचिंग किया है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन किस में रहेगा, कॉम्प्रेशन में। क्यों कॉम्प्रेशन में रहेगा, क्योंकि जब हम सैगिंग करते हैं तो ऊपर क्या रहता है, कॉम्प्रेशन, और ये जो पोर्शन रहेगा ये किस में रहेगा, टेंशन में। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस कौन लेगा, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करके लेते हैं हम। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कौन लेगा, कंक्रीट लेगा। तो ये जो कॉम्प्रेशन और टेंसाइल एरिया है, इसको डिवाइड किया है न्यूट्रल एक्सिस ने। ये यहाँ से एक न्यूट्रल एक्सिस पास हुई, इसे हम कहते हैं NA, ठीक है। और ये जो न्यूट्रल एक्सिस रहती है, ये एक्सिस पे ना टेंशन रहता है ना कॉम्प्रेशन रहता है, ये जीरो रहता है। और यहाँ से जो हमारा टेंशन या कॉम्प्रेशन है वो बढ़ना चालू होता है। यहाँ पे कॉम्प्रेशन मैक्सिमम रहेगा, यहाँ पे कॉम्प्रेशन जीरो रहेगा, यहाँ पे टेंशन जीरो रहेगा और यहाँ से बढ़ना चालू होगा और यहाँ पे कैसा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस क्या करती है, कॉम्प्रेशन और टेंशन एरिया को डिवाइड करती है। अब इसका स्ट्रेन डायग्राम कैसे आएगा, तो ये फेस से देखो, यहाँ पे ECU लिखा है, इप्सिलॉन CU, यानी मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट एट एक्सट्रीम कॉम्प्रेशन फाइबर, राइट। तो ये यहाँ पे आ गया ECU, ये लाइन में आ गया, जैसे हमने डिस्कस किया था। तो मैक्सिमम फोर्स अगर यहाँ पे रहेगा तो स्ट्रेन भी ऑब्वियसली वहीं पे रहेगा, और ये आ गया जीरो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये फेस से हमने ड्रॉ नहीं किया है, एट दिस फेस से हमने ड्रॉ नहीं किया। कहाँ से, सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट से ड्रॉ किया है, और ये हो गया स्ट्रेन इन स्टील, ES इप्सिलॉन S यानी स्ट्रेन इन स्टील, इप्सिलॉन C यानी स्ट्रेन इन कंक्रीट, एंड U स्टैंड फॉर अल्टीमेट मैक्सिमम, राइट। उसके बाद ये है स्ट्रेस डायग्राम। ये स्ट्रेस डायग्राम में भी कंटिन्यूअस लाइन है, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, TU यानी टेंसाइल फोर्स। TU मीन्स टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स कौन लेगा, कंक्रीट। और यहाँ पे लिखा है CU मीन्स कॉम्प्रेसिव फोर्स, कॉम्प्रेसिव फोर्स कौन लेगा, सॉरी टेंसाइल फोर्स कौन लेगा, स्टील, और कॉम्प्रेसिव फोर्स कौन लेगा, कंक्रीट, राइट। सो दिस इज TU, दिस इज टेंसाइल फोर्स विच इज टू बी टेकन बाय स्टील, एंड दिस इज CU मीन्स कॉम्प्रेसिव फोर्स विच इज टू बी टेकन बाय कंक्रीट, राइट। और इसका जो ये डायग्राम है, ये जो शेप है, ये कहाँ से आया है हमारा, कंक्रीट का। ये कंक्रीट के स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ से, जो हमने इसके पहले के स्लाइड में देखा था, राइट। तो यहाँ पे क्या दिया है, 0, यहाँ पे कितना दिया है 0.002, और यहाँ पे कितना दिया है 0.0035, ठीक है। तो ये हो गया 0, ये जो है ये लेंथ कितनी है 0.002, और यहाँ पे कितना है ये पोर्शन 0.0035 एज गिवन इन अजम्पशन, ठीक है। और ये 0.002 क्या करता है,
ये पैराबोलिक पोर्शन और रेक्टेंगुलर पोर्शन को डिवाइड करता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिस 0.02 हैज डिवाइडेड द रेक्टेंगुलर पोर्शन एंड अ पैराबोलिक पोर्शन, राइट। तो ये 0.02 इसके लाइन में आता है बराबर। अब ये समझ गए आपको। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने 0.0035 लिख लिया, ये 0.45 FCK कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया। यहाँ पे कितना था FCK, यहाँ पे हमने क्या किया FCK डिवाइडेड बाय 1.5 यानी कितना मिला हमें 0.67 FCK, उसको और फिर 1.5 से डिवाइड किया। अब ये ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि कंक्रीट में शेप फैक्टर आ जाता है। जो स्टील हम लैब में टेस्ट करते हैं वही स्टील हम यहाँ पे यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में, बट जो सैंपल हम लैब में टेस्ट करते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा सैंपल हमारे कंस्ट्रक्शन में रहता है, इसलिए शेप फैक्टर इवॉल्व होता है और इसलिए हम 2 बार फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं। कंक्रीट के लिए कितना है 1.5 और स्टील के लिए कितना है 1.15। तो अभी हमने 2 बार डिवाइड किया और हमें यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू मिली ये पॉइंट पे वो मिली 0.446 FCK, जिसको हमने कन्वर्ट किया 0.45 FCK में। तो ये यहाँ पे आ गया। अब ये डायग्राम का अगर मिरर लेते हैं तो यहाँ पे वो सेम दिखेगा आपको। तो आई थिंक आपको ये समझ गया है अभी कि ये सेक्शन कैसे निकाला हमने। दिस इज रेक्टेंगुलर सेक्शन, विड्थ, डेप्थ। उसके बाद न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, कॉम्प्रेशन एरिया कहाँ पे आता है, टेंशन एरिया कहाँ पे आता है। अगर ये हॉगिंग कंडीशन है तो उसके उल्टा हो जाएगा, टेंशन एरिया ऊपर चले जाएगा, कॉम्प्रेशन एरिया नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये डायग्राम्स भी टोटली उल्टी हो जाएगी। उसके बाद हमने देखा कि मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर 0.0035। सिमिलरली फिर स्टील में कितनी रहती है, तो स्टील का फॉर्मूला दिया है 0.87 FY/ES प्लस 0.002, राइट। ये फॉर्मूला हमने देखा था। अभी ये भी हमें पता चल गया और ये स्ट्रेस डायग्राम भी पता चल गया। अभी इस पे से हमें कुछ निकालना है, जैसे हमें निकालना है कि ये 0.42 कैसे आया या ये 0.43 और 0.57 कैसे आया। तो अभी हम देखते हैं आगे। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स कैलकुलेट करते हैं, CU कितना है। तो CU कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो एरिया है ये पूरा हैच एरिया, दिस एरिया मल्टीप्लाइड बाय दिस विड्थ इज नोन एज टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स। वेरी सिंपल। अब ये एरिया कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए। अगर मुझे रेक्टेंगुलर का एरिया कैलकुलेट करना है तो आई नो दिस 0.45 FCK और ये कितना है ये नहीं पता मुझे कितना है, तो राइट। तो फिर अभी ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि हम ये डायग्राम रेफर करते हैं और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से ए कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये पता चाहिए ना कि ये ए कितना है, तभी जाके हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल कैसे लगाएंगे, तो ये ECU ये हो गया हाइट, बेस कितना हो गया इसका XU। दिस इज हाइट ऑफ ट्रायंगल एंड दिस इज बेस ऑफ ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ये ट्रायंगल है, दिस इज हाइट ऑफ ट्रायंगल एंड दिस इज बेस ऑफ ट्रायंगल A, राइट। सो ECU अपॉन XU, और ये जो है ये कितना रहता है 0.002। जैसे मैंने आपको बताया रेक्टेंगुलर और पैराबोलिक एरिया डिवाइड करता है, तो 0.002 डिवाइडेड बाय A। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0.57 XU, यानी अभी हमें ये मिल गया A कितना है तो। और अगर ये 1 है या फिर ये XU है और ये 0.57 XU है तो ये कितना हो जाएगा 0.43 XU। अब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो कितना हो जाएगा रेक्टेंगुलर एरिया 0.45 FCK इनटू XU माइनस A, XU माइनस A यानी 0.43 XU, राइट। तो आई विल ट्राई टू राइट डाउन हियर 0.45 FCK इनटू 0.43 XU। ये हो गया रेक्टेंगुलर का एरिया, प्लस पैराबोलिक पोर्शन का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है 2/3 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 0.45 FCK और हाइट कितनी है 0.57 XU। ठीक है, ये कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद आपको कितना मिलेगा आंसर 0.36 FCK XU। ये क्या हो गया CU, दिस इज नोन एज CU, राइट। तो अभी CU फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया, यानी ये जो फोर्स CU है यहां पे हम लिख सकते हैं 0.36
एफ सी के इंटू एक्स यू, सी यू निकल गया। अभी हम कैलकुलेट करते हैं टी यू कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो टी यू कैलकुलेट करना काफी सिंपल है। एरिया ऑफ स्टील AST हमें पता रहता है, और मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे अभी, एरिया ऑफ स्टील मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेसेस। अब स्ट्रेसेस कितने रहते हैं कंक्रीट में, तो हम स्ट्रेसेस लेंगे FY डिवाइडेड बाय 1.15। तो TU कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे निकलता है TU। सो TU इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्टील यानी AST मल्टीप्लाइड बाय FY 415 500 राइट 250, सो FY डिवाइडेड बाय 1.15। इसको अगर डिवाइड किया तो ये मिल जाएगा TU इज इक्वल्स टू 0.87 FY AST, ठीक है। CU 0.36 FCK XU इंटू B, TU 0.87 FY AST। तो ये TU मिल गया हमें। डन, तो CU और TU हो गया। अभी हम कैलकुलेट करके देखते हैं आगे न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे। न्यूट्रल एक्सिस यानी ये XU कहां से कैलकुलेट करते हैं हम, फ्रॉम टॉप टू दिस, दैट इज नोन एज न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में कंसीडर करेंगे, दैट CU इज इक्वल्स टू TU। CU कितना है 0.36 FCK XU, B इज इक्वल्स टू TU 0.87 FY AST। इसको अगर रीअरेंज करें you will get XU is equals to 0.87 FY AST upon 0.36 FCK B। वेरी सिंपल। XU का फॉर्मूला भी आपने कैलकुलेट कर लिया। सबसे पहले तो आपने क्या कैलकुलेट किया था 0.57, वो कैसे कैलकुलेट किया था आपने, कॉम्प्रेशन का एरिया से कैलकुलेट किया, सॉरी सिमिलिटी ऑफ ट्रायंगल से कैलकुलेट किया था। बाद में आपने क्या कैलकुलेट किया CU, वो कॉम्प्रेशन के एरिया से कैलकुलेट किया था। फिर TU टेंसाइल के एरिया से कैलकुलेट किया था। अभी हमने क्या कैलकुलेट किया, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। तो न्यूट्रल एक्सिस का भी फॉर्मूला आपको पता चल गया। अभी हम कैलकुलेट करेंगे वो 0.42 XU क्या है। 0.42 XU जो रहता है ये एक्सट्रीम कॉम्प्रेशन फाइबर जो है, दिस इज एक्सट्रीम कॉम्प्रेशन फाइबर, ओके, दिस इज एक्सट्रीम कॉम्प्रेशन फाइबर, see this is extreme tensile fiber and this is extreme compressive fiber, okay। so ये जो extreme compressive fiber है वहां से लेके तो ये CU का डिस्टेंस, CU यानी जहां CG जो पूरा एरिया है उसके CG पे जो एक्ट कर रहा है दैट इज नोन एज CU, ओके। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सिंपली CG कैलकुलेट करना पड़ेगा। CG हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये तो सबको पता है ना, A1 Y1 प्लस A2 Y2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2, है ना, ये Y बार ऐसा कुछ तो भी कैलकुलेट करते हैं। अभी ये केस में, हमारे केस में Y बार है वो 0.42 में कैलकुलेट करना है, राइट। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, ये ऐसा कुछ तो भी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ये है 0.45 FCK, ये है 0.43 XU, ये है 0.57 XU, ये हमें पता है। यहाँ पे कहीं तो भी वो फोर्स एक्ट कर रहा है CU, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, बेस इसको लेंगे इसको अगर हम बेस लेंगे तो इसका CG यहाँ पे आ गया, इसे हम कहेंगे C1। इसका CG कहीं तो भी यहाँ पे रहेगा, इसे हम कहेंगे C2। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए Y1। Y1 कितना रहेगा, ये पॉइंट से लेके तो ये पॉइंट तक, दिस इज Y1। व्हाट अबाउट Y2, ये पॉइंट से लेके तो ये पॉइंट तक, दिस इज Y2। Y1 Y2 मिल गया। A1 A2 तो मुझे पता ही है, सिंपली क्या करना है अभी, A1 मल्टीप्लाइड बाय Y1 और A2 मल्टीप्लाइड बाय Y2 करके देखते हैं। तो A1 कितना हो जाएगा, 0.45 FCK इंटू 0.43 XU, ये हो गया हमारा A1 इंटू Y1 कितना हो जाएगा 0.43
एक्स यू डिवाइडेड बाई 2, है ना। ये अगर 0.43 तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया A1 Y1 प्लस A2 कितना हो जाएगा, पता है 2/3, बेस कितना है 0.45 FCK इंटू 0.57 XU, ठीक है। तो ये अभी हमें पता है, मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये इतने से इतने बड़े डिस्टेंस से, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.43 XU प्लस ये डिस्टेंस, तो सबसे पहले तो हम 0.43 XU लिख लेते हैं, प्लस ये इतना डिस्टेंस कितना है, तो इतना डिस्टेंस है 3/8 इंटू 0.57 XU, यानी ये मिल गया 0.43 प्लस 3/8 इंटू 0.57 XU, यानी ये डिस्टेंस हो गया। बस डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 अगर हमने किया तो you will get value of y bar, means that is 0.42 XU, and you can do those calculations, right?